हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी बायोलॉजी का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक है प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अध्याय 14 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनन अथवा प्रजनन के बारे में डिस्कस करेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रजनन देखिए एक जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जो प्रजनन है ये क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके माध्यम से सभी जीव जंतु अपने वंश और प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए अपने जैसा या अपने समान जीवों को जन्म देते हैं। यानी मनुष्य मनुष्य को जन्म देता है, बिल्ली बिल्ली को जन्म, डॉग डॉग को जन्म, जो एलिफेंट हाथी है ये हाथी प्रजाति को जन्म देंगे, टाइगर जो है उस टाइप के यानी अपने जैसा जन्म देगा। तो जो जैसा वैसे जन्म देता है वैसे संतानों को जन्म देता है, और जन्म देने वाले जीवों को जो जन्म देते हैं इनको जनक बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं। और नए जन्म लेने वाले जो जीव हैं इनको संतान या संतति कहा जाता है। ये संततियां वृद्धि और विकास करने के बाद स्वयं भी नए जीवों को जन्म देती हैं और अपने वंश और प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखती हैं। जनन के जो प्रकार है, टाइप्स ऑफ जो रिप्रोडक्शन है, तो जीवों में जनन दो प्रकार से होता है। एक अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले अलैंगिक जनन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जब संततियों की उत्पत्ति नर और मादा युग्मों के संयोग के बिना होती है तो उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। जब संततियों की उत्पत्ति नर और मादा युग्मकों के संयोग के बिना होती है तो उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। चूंकि अलैंगिक जनन में एकल जनक से संतान की उत्पत्ति होती है, इसीलिए संतान अलैंगिक जनन कोशिकाओं के समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। यह आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होती हैं, तो याद रखिएगा। तो जब अगर बात करें जो अलैंगिक जनन है यानी असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, ये कैसे होता है? सिंपल सी जो लाइन है आपको ध्यान में रखना है कि जब नर और मादा हैं यानी फीमेल और जो मेल हैं, ये दोनों आपस में मिलकर बिना इनके मिले हुए मेल्टिंग हुए अगर किसी संतान को जन्म देते हैं तो उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। अलैंगिक जनन में सिंगल पेरेंट्स होते हैं, संतान की उत्पत्ति होती है, इसीलिए संतान अलैंगिक जनन कोशिकाओं के समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। यानी इसमें बिना नर और मादा के मेल के संतानों की उत्पत्ति होती है, इसे बोलते हैं अलैंगिक जनन। यानी बिना सेक्सुअल रिलेशनशिप के जो बेबी जन्म लेगा, जो बच्चा जन्म लेगा, जो जीव जंतु जन्म लेगा, वो अलैंगिक क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनक मतलब कि जनन कहलाएगा, और इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो अलैंगिक जनन है, जैसे एक कोशिकीय जीवों में होता है, निम्न स्तरीय पादपों और जंतुओं में अलैंगिक जनन होता है। इसके बाद है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होगा? इसके विपरीत हो जाएगा। लैंगिक जनन के लिए एक ही जाति के दो विपरीत लिंग वाले जीव या जनन अंगों की आवश्यकता होती है, जैसे स्पंज, हाइड्रा, यीस्ट, अमीबा आदि। ऐसे जीव जिनमें नर और मादा जनन अंग अलग अलग जीवों में होते हैं उन्हें एक लिंगी, याद रखिएगा, एक लिंगी जीव कहते हैं। और ऐसे जीव जिनमें नर और मादा जो ऐसे जीव हैं जिनमें नर और मादा जनन अंग जो है एक ही जीव में पाए जाते हैं, यानी नर भी है और मादा है, ये दोनों जो ऑर्गन्स हैं एक ही जीव में पाए जाते हैं, उन्हें द्विलिंगी जीव या याद रखिएगा हार्माफ्रोडाइट क्या बोलते हैं? हार्माफ्रोडाइट कहते हैं, जैसे में फीताकृमि, केचुआ और तारा मछली यानी स्टारफिश। इसके बाद है जनद। ये जीवों में प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं जो जनद होते हैं, यानी जो क्या होते हैं? जनद। ये जीवों में प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। जनद अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक का निर्माण करते हैं, ठीक है, गैमेट्स का निर्माण करते हैं। नर जनद को वृषण यानी टेस्ट और टेस्टिकल्स कहते हैं, जो शुक्राणु का निर्माण करते हैं, स्पर्म का जो है निर्माण करते हैं। और इसी प्रकार मादा जनद को अंडाशय ओवरी कहते हैं, जो अंडाणु का निर्माण करता है, ओवम का निर्माण करता है। तो जो ओवरी होता है ये मादा जनद होते हैं और इसमें अंडाणु यानी ओवम का निर्माण होता है ओवरी में। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, निषेचन की जो प्रोसेस है कैसे होता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लैंगिक जनन का प्रारंभ नर और मादा युग्मकों के यानी गैमेट्स के सम्मिलित या सम्मिलन से होता है। इन दोनों के मिलन से होता है
और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन की क्रिया कहते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप एक जायगोट यानी युग्मनज, जिसे जायगोट बोलते हैं, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि एक जायगोट का निर्माण होता है। जब नर और मादा ये दोनों मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इनके बीच अगर जो कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनता है तो इनके बीच जो है क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है और इसके बाद एक जायगोट का निर्माण होता है और इसी जायगोट से नए जीव का विकास होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के जो प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। एक होता है बाह्य निषेचन और दूसरा है आंतरिक निषेचन। सबसे पहले बाह्य निषेचन के बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन होता है कैसे होता है। याद रखिएगा, जब नर का शुक्राणु मादा के अंडाणु को मादा के शरीर के बाहर निषेचित करता है। नर का जो शुक्राणु है, स्पर्म जो है, ये मादा के अंडाणु को मादा के शरीर के बाहर निषेचित करता है तो इसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। जैसे में मेंढक, उभयचर जीव, अकशेरुकी मछलियां आदि। और आंतरिक निषेचन कैसे होता है? तो जब नर का शुक्राणु मादा के अंडाणु को मादा के शरीर के भीतर पहुंचकर निषेचित करता है तो इसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। जैसे मनुष्य, पशु, कुत्ता, मकड़ी आदि। याद रखिएगा, मानव प्रजनन जो तंत्र है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, इसके बारे में अगर बात करें तो मानव जरायुज और एक लिंगी प्राणी है। मानव क्या है? जरायुज और एक लिंगी प्राणी है, यानी इनमें नर और मादा का स्पष्ट विभाजन क्या है? स्पष्ट विभाजन होता है। आप जो है नर और मादा को स्पष्ट रूप से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। और मादा गर्भ में ही विकसित शिशु को जन्म देती है। पुरुष और स्त्री दोनों के शरीर में एक जटिल, सुविकसित और एक दूसरे से भिन्न प्रजनन अंग उपस्थित होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से प्रजनन तंत्र कहा जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो यौनारंभ क्या है? तो जन्म के बाद शारीरिक वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में मानव में विभिन्न शारीरिक यानी फिजिकल और साइकोलॉजिकल परिवर्तन होते हैं, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं। बचपन और वयस्कता के बीच की जो अवस्था है इसको किशोरावस्था कहते हैं। बचपन और जो वयस्क होने का जो टाइम होता है, इन दोनों के बीच का जो समय है इसको बोलते हैं किशोरावस्था। और इस आयु वर्ग के लोग जो होते हैं किशोर कहलाते हैं। ठीक है, और इस अवस्था में शारीरिक वृद्धि की जो दर होती है वो तीव्र होती है, यानी जो ह्यूमन बॉडी है इसका जो ग्रोथ होगा वो तेजी से होता है। और लड़के लड़कियों में प्रजनन चरण का जो है प्रारंभ होता है। प्रजनन का पहला स्टेप यहीं से स्टार्ट होता है। यौनारंभ किशोरों की वह अवस्था होता है जब ये प्रजनन के लिए शारीरिक रूप से परिपक्व होने लगते हैं। भारत में यौनारंभ की औसत आयु लड़कों में 12 से 16 वर्ष जबकि लड़कियों में 10 से 12 वर्ष होती है। तो जो यौनारंभ की जो समय है लड़कों में 12 से 16 और लड़कियों में 10 से 12 वर्ष। ठीक है, यौनारंभ की आयु प्राप्त करने के बाद किशोरों के शरीर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रकट होने लगते हैं। कुछ लक्षण स्त्री और पुरुष दोनों में एक समान होते हैं, कुछ लक्षण परस्पर भिन्न होते हैं। ठीक है, द्वितीयक लैंगिक जो लक्षण है इसके बारे में अगर बात करें तो पहला है लड़कों और लड़कियों में एक समान द्वितीयक लैंगिक लक्षण। लंबाई में वृद्धि, लड़कों लड़कियों में एक समान जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो प्रदर्शित होते हैं, जैसे लंबाई में वृद्धि होता है, पसीना आना, कांख एवं जनन क्षेत्र पर बालों का उगना और तैलीय ग्रंथियों का सक्रिय होना आदि, ये सभी लड़कों लड़कियों में जो है समान रूप से होता है। लड़कों में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है जो कि मतलब लड़कियों से डिफरेंट है, वह है मांसल शरीर, चौड़े कंधे, आवाज का भारी होना, वृषणों का विकास और वीर्य निर्माण प्रारंभ होना आदि। लड़कियों में जो द्वितीयक लैंगिक होता है जो लड़कों में नहीं होता है वह स्तन ग्रंथियां, ठीक है, यानी जो मेमोरी ग्लैंड्स है इनका विकास होता है। कंधों और नितंबों का विकास होता है। विकसित अंडाशय यानी ओवरी और ओवम का त्याग जो है प्रारंभ हो जाता है। मासिक धर्म प्रारंभ होना, ये सभी लड़कियों के द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए पुरुष प्रजनन तंत्र जो है पुरुषों में उदर के नीचे जो होता है श्रेणी क्षेत्र पेल्विक रीजन होता है। ठीक है, तो जो मेल होते हैं इनके स्टोमक के नीचे जो है पेल्विक रीजन में शरीर के बाहर और भीतर कुछ विशिष्ट अंग स्थित होते हैं जो प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन अंगों को सामूहिक रूप से जनन तंत्र या प्रजनन तंत्र कहा जाता है।
पुरुष प्रजनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर जो पुरुष प्रजनन तंत्र है इसके फिगर को देखकर समझने की कोशिश करेंगे तो आप ध्यान में रखिएगा, जो ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं जघन अस्थि। ठीक है, जघन अस्थि बोलते हैं। ये क्या है? ये शुक्र वाहिका है और ये जो है ये वीर्य पुटिका है। ठीक है, ये क्या है? ये मलाशय है, ये आपका प्रोस्टेट ग्रंथि है और ये गुद्दा है। देखिए, इसके बाद जो ये है इसको बोलते हैं वोल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि बोलते हैं। ये आपका अधिवृषण है और ये वृषण है। ये क्या है? मूत्र वाहिनी है। ये आपका वृषण कोश है और ये आपका सीसन है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, जघन अस्थि है। तो देखिए, पुरुष प्रजनन तंत्र के जो अंग है, जैसे पहला है वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि, मूत्र मार्ग और सीसन। इन सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वृषण के बारे में देख लेते हैं, इसका कार्य क्या है। तो पुरुष में एक जोड़ी वृषण होते हैं। पुरुष में एक जोड़ी यानी 2 वृषण होते हैं जिन्हें प्राथमिक नर जनन अंग कहा जाता है, यानी प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। यह सामान्यतः 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी अंडाकार संरचनाएं हैं जो वृषण कोश नामक थैली में स्थित होती है। शुक्राणु उत्पादन के लिए शरीर के तापमान से, जो ह्यूमन बॉडी जो टेम्परेचर होता है, इससे कम ताप की आवश्यकता होती है और यही कारण है कि वृषण शरीर से बाहर थैली में स्थित होते हैं। दोनों वृषणों में पतली और कुंडलित नलिकाएं होती हैं, याद रखिएगा, जिन्हें शुक्रजनक क्या बोलते हैं? शुक्रजनक नलिकाएं कहा जाता है। और इन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। शुक्राणु जनक नलिकाओं में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला है नर जर्म कोशिकाएं। ये कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं और यह प्रक्रिया जो है शुक्र जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? शुक्र जनन कहलाती है। दूसरा है सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाएं, ये कोशिकाएं शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करके उनके विकास में सहायता प्रदान करती है और शुक्रजनक नलिकाओं के बाह्य क्षेत्र में अंतरालिक कोशिकाएं, यानी जो अंतरालिक कोशिकाएं हैं, इनमें स्थित होती हैं, जो एंड्रोजन हार्मोन्स का स्राव करती हैं। किस हार्मोन का? तो एंड्रोजन हार्मोन्स का। ये हार्मोन्स पुरुषों के विशिष्ट लक्षणों के विकास को विनियमित करते हैं। इन हार्मोन्स में टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेनिडियोन जो है प्रमुख हैं। देखिए, एंड्रोजन हार्मोन्स पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के ओवरी यानी अंडाशय तथा अधिवृक्क ग्रंथि में भी पाए जाते हैं, लेकिन उनका स्राव जो होता है बहुत कम मात्रा में होता है। इसके बाद है दूसरा अधिवृषण। देखिए, प्रत्येक वृषण के पिछले भाग तथा शुक्र वाहिका के बीच के या मध्य का एक जो है अत्यंत कुंडलित नालिका जुड़ी होती है, जिसे अधिवृषण कहते हैं। इसकी लंबाई जो है, अधिवृषण की कुल लंबाई 5 से 6 मीटर होती है। वृषण में उत्पादित होने वाले शुक्राणुओं को परिपक्व करना, उनका संग्रहण और परिवहन करना आदि वृषण के प्रमुख कार्य हैं। तीसरा है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका एक लंबी और पेशीय नालिका है जो अधिवृषण को शुक्राशय या वीर्यपुटिकाओं से जोड़ती है। शुक्रवाहिका अधिवृषण से परिपक्व शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग होते हैं, यहां तक ले जाने का ये कार्य करती हैं। इसके बाद शुक्राशय। यह क्या है? तो शुक्राशय एक थैली नुमा संरचना है जो मूत्राशय के नीचे तथा शुक्र वाहिका के किनारे स्थित होता है। इसमें स्थित ग्रंथियों में एक तरल क्षारीय पदार्थ जिसका पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, तो क्षारीय पदार्थ का ये स्राव करती हैं। पीएच मान 7.4 होता है, जिससे वीर्य के अधिकांश भाग का निर्माण होता है। शुक्राशय द्रव में फ्रक्टोज उपस्थित होता है। इसके बाद है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट जो ग्रंथि है, यह ग्रंथि मूत्राशय और सीसन के मध्य स्थित होती है और इससे एक अम्लीय तरल, ठीक है, एक अम्लीय तरल का स्राव होता है जिसका पीएच मान 6.5 होता है, जो वीर्य के 15 से 25% भाग का निर्माण करता है और शुक्राणुओं को पोषण एवं सुरक्षा प्रदान करता है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है काउपर्स ग्रंथि या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि या काउपर्स ग्रंथि, यह ग्रंथि
दो ग्रंथियों का समूह है जो सामान्यतः मटर के दाने के आकार की होती है। ये दोनों ग्रंथियां प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे तथा मूत्र मार्ग के दोनों ओर स्थित होती है। ये ग्रंथियां भी एक क्षारीय तरल का जो है क्या करती हैं, स्राव करती हैं। याद रखिएगा, एक क्षारीय तरल का स्राव करती हैं और यह जो तरल है मूत्र के अम्लीय प्रभाव को उदासीन करता है तथा मूत्र मार्ग को चिकनाहट प्रदान करता है, लिब्रिकेशन प्रदान करता है। इसके बाद है मूत्र मार्ग। यह लगभग 8 इंच यानी 20 सेंटीमीटर लंबी पेशीय नलिका है जो मूत्राशय से सीसन के शीर्ष तक जो है विस्तृत होती है। यह नलिका मूत्र उत्सर्जन तथा वीर्य स्खलन दोनों कार्य करती है। इसके बाद है सीसन क्या है। पुरुषों का बाह्य जननांग है। सीसन जो है पुरुषों का बाह्य जननांग है जो विशिष्ट प्रकार के स्पंजी ऊतकों से निर्मित होता है। ठीक है, प्रजनन की प्रक्रिया में यही अंग उद्दीपित होकर योनि स्त्री जननांग में प्रवेश करता है और मैथुन की क्रिया जो है संपन्न होने पर वीर्य का स्खलन करता है। सीसन जो है 3 ऊतक स्तंभों से निर्मित होता है। याद रखें, 2 कार्पस कैवनोरसम तथा 1 कार्पस स्पेंजियोसम। इन ऊतक स्तंभों के अतिरिक्त अगर बात करें तो सीसन में अनेक रक्त शिराएं और धमनियां स्थित होती हैं। यह सीसन के उद्दीपन यानी स्टिमुलेशन के समय रक्त भरकर सीसन को कठोरता प्रदान करती है। सीमेन के बारे में अगर बात करें तो जो सीमेन है यानी वीर्य जो है, इसके बारे में अगर बात करें तो वीर्य जो है एक जैविक तरल यानी ऑर्गेनिक फ्लूइड है। क्या है? एक जैविक तरल पदार्थ है जो नर जननांगों के द्वारा निर्मित किया जाता है। वीर्य में शुक्राणु के साथ साथ अन्य तरल जो है सम्मिलित होते हैं। मानव वृषण में शुक्राणु यानी स्पर्म सेल का निर्माण होता है। जब ये शुक्राणु जो होते हैं अधिवृषण या शुक्रवाहिका, शुक्राशय, प्रोटोस्टेट ग्रंथि और तथा काउपर्स ग्रंथि से जब गुजरते हैं तो इनमें क्या होता है, इनमें अनेक तरल मिल जाते हैं और शुक्राणु मिश्रित यही तरल क्या कहलाता है? सीमेन कहलाता है, वीर्य कहलाता है। एक सामान्य और स्वस्थ वयस्क पुरुष एक स्खलन में सामान्यतः 2.5 से 3.5 मिलीलीटर जो है वीर्य का उत्सर्जन करता है और इसमें विभिन्न ग्रंथियों के द्वारा स्रावित पदार्थों का जो संगठन है वो आप देख सकते हैं। जैसे वृषण जो ग्रंथि है, इसमें जो वीर्य में जो स्रावित तरल है शुक्राणु और या शुक्राणु जो कोशिकाएं हैं, इनका जो मात्रा है 2 से 5% है। ठीक है, और जो शुक्राशय है स्रावित तरल जो है अमीनो अम्ल, एंजाइम, फ्रक्टोज, प्रोटीन, विटामिन कितना तो मात्रा है 65 से 75%। और प्रोस्टेट जो ग्रंथि है, इनसे स्रावित जो तरल है जैसे सिट्रिक एसिड है, एसिड फास्फेटेज है, फाइब्रिनोलाइजिन है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है और प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, जिंक है और इनकी मात्रा है 25 से 30%। काउपर्स ग्रंथि इनसे स्रावित जो तरल है गैलेक्टोज है, म्यूकस है, सिएलिक एसिड है और इनकी मात्रा 1% से कम है। याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो स्त्री प्रजनन तंत्र के बारे में अगर बात करें तो देखिए, पुरुषों के समान स्त्रियों में भी एक जटिल और पूर्ण विकसित जनन तंत्र उपस्थित होता है। स्त्री प्रजनन तंत्र में बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के प्रजनन अंग पाए जाते हैं जिनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। तो संक्षिप्त वर्णन जो है आप देख सकते हैं, स्त्री प्रजनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहां पे आप देख सकते हैं कि जो फॉलोपियन ट्यूब है कहां पर होता है, इसको बोलते हैं फॉलोपियन ट्यूब। ठीक है, डिंब वाहिनी जिसे बोलते हैं। और ये जो है ये है ओवरी, ये है आपका ग्रीवा, ये है मलाशय, ये क्या है, ये गर्भाशय यूटेरस है, ये आपका ब्लैडर है, ये वाला इसको ब्लैडर बोलते हैं। और ये है आपका जघन अस्थि, प्यूबिक बोन है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए ये है आपका भग्नाशा, ये वाला ये भग्नाशा है। यहां पे मूत्रवाहिनी होता है। ये है आपका लघु कोष्ठ, ये आपका क्या है, ये बृहद कोष्ठ और ये आपका योनि है। ये क्या है, ये बर्थोलिन ग्रंथि एवं वाहिका और ये आपका क्या है, गुद्दा है। तो स्त्री प्रजनन तंत्र के जो अंग है इनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। जैसे ओवरी है, अंडाशय है, अंडवाहिनी है, ओविडक्ट, यूटेरस है, वजाइना है। इसके बाद सहायक ग्रंथि है, एसोसरी ग्लैंड है।
ग्लैंड है। तो इन सभी के बारे में बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ओवरी जो है, अंडाशय जो है, इसके बारे में अगर बात करें तो अंडाशय स्त्रियों के प्रमुख जनन अंग होते हैं। प्रमुख प्रजनन यानी रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इसके ये प्रमुख अंग है। ये संख्या में 2 होते हैं, जो क्या बोलते हैं, जो गैमेट का निर्माण करते हैं, युग्मक का निर्माण करते हैं। और निचले पेट यानी लोअर जो कह सकते हैं, जो एब्डोमेन होता है, ये निचले जो पेट होते हैं, इनके दोनों ओर एक एक अंडाशय जो है स्थित होता है। और प्रत्येक अंडाशय लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा और लगभग 2.5 सेंटीमीटर तक चौड़ा जो है अंडाकार होता है। शेप क्या होता है? अंडाकार होता है। यह एक झिल्ली के द्वारा यूटेरस और मतलब कि जो पेल्विक वॉल है, इनसे जुड़ा होता है। तो गर्भाशय और श्रोणि की भित्ति से यानी पेल्विक वॉल से एक झिल्ली के माध्यम से ये जुड़ा होता है अंडाशय, जिसे मिसोवेरियम क्या बोलते हैं, जिसे मिसोवेरियम कहते हैं। अंडाशय के ऊपर उपकला का एक पतला आवरण होता है। अंडाशय के आंतरिक ऊतकों को पीठिका कहते हैं। और पीठिका में रुधिर तथा लसिका कोशिकाएं एवं तंत्रिका तंतु फैले रहते हैं। पीठिका मुख्यतः 2 भागों में विभाजित होती है। पहला है परिधीय कार्टेक्स, दूसरा है आंतरिक मध्यांश। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें तो पहला जो है, इसमें अगर बात करें तो इन दोनों के बारे में डिस्कस भी करेंगे हम लोग। देखिए, परिधीय कार्टेक्स में अनेक सूक्ष्म अंड पुटिकाएं जो है स्थित होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें ग्राफियन पुटिकाएं कहा जाता है। प्रत्येक ग्राफियन पुटिका में एक अंडक कोशिकाएं उपस्थित होती है, जो अंडजन की प्रक्रिया के माध्यम से अंडाणु में यह रूपांतरित हो जाती है। अंडाशय में 2 महत्वपूर्ण हार्मोन्स का स्राव होता है। पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। यानी जो अंडाशय है, इसमें 2 महत्वपूर्ण हार्मोन्स का स्राव होता है, एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन। याद रखिएगा, एस्ट्रोजन जो है यह हार्मोन स्त्रियों के लैंगिक लक्षणों तथा सहायक जननांगों के विकास को प्रेरित करता है, इसीलिए इसे नारी विकास हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। जो एस्ट्रोजन है, इसके प्रभाव से स्त्रियों में ब्रेस्ट, अंडवाहिनियां यानी ओविडक्ट्स, यूटेरस, वजाइना आदि जननांगों का विकास होता है। और इसके बाद यह हार्मोन स्त्रियों की बाह्य शारीरिक संरचना, आवाज, स्वभाव आदि को भी प्रभावित करती है। इसके बाद है प्रोजेस्टेरोन जो है, ये अंडाशय में स्थित ग्राफियन पुटिकाएं अंडे के उत्सर्जन के बाद कार्पस लुटियम नामक संरचना में परिवर्तित हो जाती है। इसी कार्पस लुटियम से जो है प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। यह हार्मोन स्त्रियों के शरीर को जो है गर्भधारण के लिए तैयार करता है। यदि अंडाशय के द्वारा उत्सर्जित किए गए अंडे का निषेचन नहीं होता है तो कार्पस लुटियम नष्ट हो जाता है तथा प्रोजेस्टेरोन के स्राव में कमी आती है और परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक नया मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है प्रारंभ हो जाता है। यदि अंडे का निषेचन हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन गर्भ और भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए रक्त वाहिकाओं का विकास करता है और साथ ही यह अंतः गर्भाशय स्तर में उपस्थित ग्रंथियों को पोषक पदार्थों का स्राव करने के लिए भी प्रेरित करता है, उत्तेजित करता है, ताकि प्रारंभिक जो भ्रूण है इसका पोषण हो सके। देखिए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से स्त्रियों की दुग्ध ग्रंथियां यानी जो मैमरी ग्लैंड्स हैं ये बड़ी हो जाती हैं, परिणाम स्वरूप उनके स्तनों का आकार बढ़ जाता है। इसके बाद रिलैक्सिन हार्मोन्स, जो रिलैक्सिन हार्मोन्स है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, गर्भवती स्त्री हैं, इनके शरीर में कार्पस लुटियम तथा गर्भनाल के द्वारा रिलैक्सिन नामक हार्मोन्स का स्राव किया जाता है। तो जो गर्भवती स्त्री हैं, इनके शरीर में कार्पस लुटियम और गर्भनाल के द्वारा क्या होता है, रिलैक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन गर्भ में शिशु के विकास के साथ साथ श्रोणि मेखला के प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक जोड़ को ढीला या लचीला बनाता है और उसे फैलाकर मध्य के क्षेत्र में वृद्धि करता है ताकि शिशु का जन्म सरलता से हो सके। तो शिशु को जन्म लेते वक्त जो है आसानी से जन्म ले पाए, इसीलिए रिलैक्सिन जो हार्मोन है ये आप ध्यान में रखिएगा, इसका कार्य क्या है, किस लिए कहां पर इसका स्राव होता है और किसके भूमिका में ये अपना जो है कार्य को संपन्न करता है, याद रखिएगा। इसके बाद अंडवाहिनी के अंतर्गत अगर बात करें तो देखिए, अंडवाहिनी को
डिंब वाहिनी भी कहा जाता है। जो ओविडक्ट या जो फैलोपियन जो ट्यूब होता है इसको डिंब वाहिनी भी कहा जाता है। और स्त्रियों के शरीर में 2 अंड वाहिनियां होती हैं जो गर्भाशय के ऊपरी किनारों से दोनों ओर स्थित अंडाशयों से जुड़ी होती हैं। प्रत्येक जो अंड वाहिनी है इनका लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर जो ओविडक्ट है ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नली के रूप में होती हैं। अंड वाहिनी का वह सिरा जो अंडाशयों से जुड़ा होता है एक कीप के आकार का होता है और इस कीप सदृश सिरे पर फिम्ब्री नामक सूक्ष्म संरचनाएं जो है उपस्थित होती हैं जो अंडाशय के द्वारा अंडोत्सर्ग के समय अंडाणुओं का संग्रहण करती हैं। अंडवाहिनी के मध्य का अपेक्षाकृत चौड़ा भाग एम्पुला कहलाता है और गर्भाशय से जुड़ा हुआ सिरा स्थमस कहलाता है। अंडवाहिनी का मुख्य कार्य अंडाशय से अंडाणुओं का संग्रहण करके निषेचन होने तक उनका भंडारण और पोषण करना है। पुरुष के स्पर्म के द्वारा स्त्री के अंडाणु का निषेचन अंडवाहिनी के एम्पुला नामक भाग में होता है। तो पुरुष के जो स्पर्म है इनके द्वारा जो स्त्री के अंडाणु है इनका निषेचन कहां पर होता है? अंडवाहिनी के एम्पुला नामक भाग में होता है। इसके बाद निषेचित अंडाणु गर्भाशय में प्रवेश करता है और शिशु के रूप में जन्म होने तक गर्भाशय में ही इसका विकास होता है। इसके बाद यूटेरस के बारे में अगर बात करें यानी गर्भाशय के बारे में तो यह एक खोखला और पेशीय जननांग है। गर्भाशय जो होता है एक खोखला और पेशीय जननांग है। ठीक है, स्त्रियों के श्रोणी क्षेत्र में मूत्राशय तथा मलाशय के मध्य ये स्थित होता है। तो जो यूटेरस है कहां पर स्थित होता है? तो जो यूरिनरी है यानी मूत्राशय और जो रेक्टम है इन दोनों के बीच स्थित होता है। यूटेरस का आप स्थिति देख सकते हैं। ये जो आपका गर्भाशय है इस तरह का होता है। ये आपका अंडवाहिनी नलिका है। ये आपका अंडवाहिनी नलिका है। ये क्या है? ये फंडस है। ये क्या है? ये फंडस है। और ये अंडाशय है। ये आपका यूटेरस है, ये वाला एरिया। तो ये किसके बीच है? तो आपको मालूम है, याद रखिएगा, ये जो है मूत्राशय और मलाशय के बीच स्थित होता है यूटेरस। और ये क्या है? ओवरी है। ये वाला ये एरिया अंडाशय का है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसको बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा और ये योनि है यानी वजाइना है। ये वाला एरिया है। गर्भाशय के भित्ति में 3 संरचनात्मक स्तर होते हैं। गर्भाशय के भित्ति में 3 संरचनात्मक स्तर होते हैं। परिगर्भाशय, यह गर्भाशय का बाह्यतम स्तर है जो झिल्ली युक्त एवं पतला होता है। जो परिगर्भाशय है ये क्या होता है? इसका जो बाह्य स्तर होता है, जो बाहर का जो लेयर होता है एक झिल्ली युक्त या झिल्ली नुमा होता है लेकिन पतला होता है। तो झिल्ली नुमा होगा तो पतला होगा, याद रखिएगा। देखिए, इसके बाद अगर बात करें तो गर्भाशय पेशी जो स्तर है यह गर्भाशय भित्ति का मध्य स्तर है जो चिकनी पेशियों से निर्मित होती है और इस स्तर का मुख्य कार्य गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करना है। गर्भाशय के अंत स्तर यह गर्भाशय का सबसे आंतरिक उपकला स्तर होता है। ठीक है, और इसी स्तर में एक श्लेष्मा झिल्ली भी संलग्न होती है। गर्भाशय अंत स्तर में एक आधारीय परत तथा एक कार्यात्मक परत होती है। कार्यात्मक परत मोटी हो जाती है और मासिक धर्म के दौरान नष्ट हो जाती है। गर्भावस्था के दौरान अंत स्तर में उपस्थित गर्भाशय ग्रंथियों तथा रक्त वाहिकाओं के आकार और संख्या में वृद्धि होता है। गर्भाशय के संवहनी रिक्त स्थान परस्पर जुड़कर गर्भनाल का निर्माण करते हैं और यही गर्भनाल भ्रूण एवं गर्भ में शिशु को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करती है। गर्भाशय के जो भाग हैं इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, जो पार्ट्स ऑफ यूटेरस है इसको आप ध्यान में रखिएगा। एक है आपका ब्यूधन अथवा फंडस, इसके बाद है काय और ग्रीवा। तो गर्भाशय के जो भाग हैं इनका डिस्कशन जो है नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए पीडीएफ ले सकते हैं, अवेलेबल है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।